लोग आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों आज जो हमारी फिजिक्स की क्लास है इसमें हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड फार्मूले हैं सब कुछ हम आज की इस वन शॉट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस क्लास में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं रे ऑप्टिक्स के आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि जो रे ऑप्टिक्स से पहले हमें ऑप्टिक्स जानना पड़ेगा कि ऑप्टिक्स क्या होती है। ठीक है, इसकी बात करेंगे। दोस्तों ऑप्टिक्स का मतलब होता है प्रकाशिकी। ठीक है, तो हम इसमें देखने वाले हैं फिर कि रे ऑप्टिक्स क्या है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स, रे मतलब क्या होता है, प्रकाश की किरण। ठीक है, किरण की बात करेंगे मतलब हम लाइट को जो है, लाइट को यहाँ पर एक किरण की तरह मानेंगे, रे की तरह यूज करने वाले। ठीक है दोस्तों, इस रे ऑप्टिक्स में हमें दो फिनोमिना पढ़ना है मेनली। पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों रिफ्लेक्शन जो है ना, क्या होता है रिफ्लेक्शन? दोस्तों रिफ्लेक्शन होता है प्रकाश की किरण का क्या होता है यहाँ पर, परावर्तन। क्या होता है, परावर्तन। ठीक है, और दूसरा जो हमारा यहाँ पर फिनोमिना रहने वाला है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता है प्रकाश का क्या, अपवर्तन। ठीक है, तो ये दोनों मेन हमारे फिनोमिना रहने वाले हैं आज की इस क्लास में। ठीक है दोस्तों, रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन को समझने के लिए हम यहाँ पर मिरर्स का यूज करेंगे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स का। ठीक है, मिरर्स का यूज करके यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन पर देखेंगे कि किस प्रकार से ये इमेजेस को फॉर्म करता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन यानी कि अपवर्तन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर स्फेरिकल लेंसेज का यूज करेंगे। ठीक है, जिसमें हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस देखेंगे कि किस प्रकार से फॉर्म होती है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्शन के यहाँ पर यूज करेंगे किसमें, प्रिज्म में। ठीक है, रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को प्रिज्म में देखेंगे और लास्ट में हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है, तो चलिए फिर इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं रे ऑप्टिक्स की। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले कि ऑप्टिक्स क्या होता है। दोस्तों ऑप्टिक्स देखो, हमने इसका हिंदी तो देख लिया कि ये होता है प्रकाशिकी। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश यानी कि जो लाइट होता है ना, इसका नेचर का अध्ययन करना, प्रोडक्शन का इसका अध्ययन करना, प्रोपेगेशन का अध्ययन करना। ठीक है, तो स्टडी ऑफ नेचर, प्रोडक्शन एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट की जो जिस ब्रांच में हम बात करते हैं, ऐसी फिजिक्स की ब्रांच को बोला जाता है ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में दोस्तों इसका अध्ययन जो है प्रकाशिका का दो तरीके से होता है, रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी और वे ऑप्टिक्स। ठीक है क्या, तरंग प्रकाशिकी। तो देखो हम इस चैप्टर में तो यहाँ पर रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे मेनली। जो वे ऑप्टिक्स चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स का अध्ययन करने के लिए दोस्तों हमें कुछ यहाँ पर बेसिक अजम्पशंस लेकर चलने पड़ते हैं इसकी स्टडी के लिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं, लाइट को रे की तरह यहाँ पर मानते हैं कि जो लाइट होता है वो ट्रेवल करता है किसी स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, किसी एक डायरेक्शन में, किसी भी होमोजेनियस मीडियम में। ठीक है, तो जो लाइट होता है वो रे की तरह यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, प्रोपेगेट होता है। लाइट रे जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी एक ऐसे पाथ को जिसमें लाइट एनर्जी ट्रेवल कर रही होती है। ठीक है, जो ये लाइट रे होता है ना, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स या लॉस होते हैं उसको फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, रे ऑप्टिक्स यहाँ पर तभी यहाँ पर हम इसके कॉन्सेप्ट्स को यूज कर सकते हैं जब जो ऑब्जेक्ट्स या अपर्चर्स होते हैं उसका साइज लाइट की जो वेवलेंथ होता है उससे कहीं ज्यादा अधिक रहना चाहिए, मच लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो भी हम यूज करेंगे जिसके लिए हमें इमेज बनानी है उसकी जो यहाँ पर साइज रहनी चाहिए मच लार्जर रहनी चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की जो वेवलेंथ है उससे ज्यादा रहनी चाहिए, तभी हम यहाँ पर रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, नहीं तो रे ऑप्टिक्स यहाँ पर फेल हो जाती है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर लाइट को, यहाँ पर इसके नेचर को देखने वाले हैं रे ऑप्टिक्स में किस प्रकार से इसका नेचर रहता है लाइट का। तो दोस्तों देखो हमने पहली बात करा था कि जो लाइट है ना वो रे के रूप में हम इसे मानेंगे, यानी कि किरण के रूप में। ठीक है, कि लाइट जो है किरण के रूप में एक स्ट्रेट लाइन में किसी एक डायरेक्शन में आगे प्रोपेगेट होगा, ट्रेवल करेगा। हम इसे यहाँ पर लाइट को वेव या फिर पार्टिकल के रूप में इसको नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि वेव जो ऑप्टिक्स है उसमें हम यहाँ पर इसकी बात करेंगे। अभी हम सिर्फ रे ऑप्टिक्स को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर केवल लाइट को एक रे के रूप में हम लेकर चलेंगे आगे। ठीक है, और रे जो है एक स्ट्रेट लाइन में विथ डायरेक्शन आगे प्रोपोगेट होती है, ट्रेवल करती है। क्लियर है, इतना कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हम इमेज फॉर्मेशंस को यहाँ पर देखने वाले मिरर्स एंड लेंसेज की सहायता से। ठीक है, जिसमें हम दो फिनोमिना रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का यूज करेंगे, यानी कि परावर्तन और अपवर्तन का। ठीक है, तो और दोस्तों लास्ट में हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ठीक है, इसका अध्ययन करेंगे। तो हमको यहाँ पर जो है रे ऑप्टिक्स का जो एप्लीकेशन यानी कि जो यूजेस देखने को मिलता है, जैसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के डिजाइन बनाने में, जैसे कैमरा, टेलीस्कोप, हम माइक्रोस्कोप का जब निर्माण करते हैं तो इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को निर्माण में रे ऑप्टिक्स का यहाँ पर क्या होता है, कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग में यानी कि विजन एंड करेक्टिव जो लेंसेज बनाए जाते हैं उसमें यहाँ पर उसके अंडरस्टैंडिंग में रे ऑप्टिक्स का यूज होता है।
ठीक है। जब हम मिरर्स एंड लेंसेज की सहायता से इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो उसके एक्सप्लेनिंग में हमें रे ऑप्टिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है, ठीक है। बाकी लेजर ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स, इनमें तो इसका यूज होता ही है, ठीक है। अब देखो इसकी लिमिटेशंस क्या है, जैसे हमने अभी बात करी थी कि जो हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे यहाँ पर उसका जो साइज होना चाहिए वो मच लार्जर देन रहना चाहिए, किससे, वेवलेंथ से। अगर वो वेवलेंथ जो लाइट की वेवलेंथ है उसके साइज का हो जाए ऑब्जेक्ट का साइज, तो ऐसे में यहाँ पर फेल हो जाता है हमारा रे ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि जैसे लाइट जो होता है और भी तरीके के फिनोमिना को फॉलो करता है, जैसे डिफ्रेक्शन, इंटरफ्रेंस, पोलराइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना रे ऑप्टिक्स का यूज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर डिफ्रेक्शन, इंटरफ्रेंस में जो लाइट होता है वो एक वेव ऑप्टिक्स यानी कि पार्टिकल वेव प्रॉपर्टीज, पार्टिकल जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है उसको फॉलो करता है, तो यहाँ पर रे ऑप्टिक्स फेल हो जाता है। ये कुछ इसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। तो जो अन्य जो फिनोमिना है जैसे डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, इसको हम नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर कवर करने वाले हैं वे ऑप्टिक्स में, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं यहाँ तक। देखो रे ऑप्टिक्स फेल यहाँ पर क्यों हो रहा है, देखो लाइट जो होता है ना वो यहाँ पर फॉलो करता है वैसे तो किसको, स्ट्रेट लाइन को रे ऑप्टिक्स में, लेकिन भाई वो हमेशा यहाँ पर स्ट्रेट लाइन को फॉलो नहीं करता है। तो वो ऐसे जो फिनोमेना होता है जिसमें वो स्ट्रेट लाइन को पाथ के फॉलो नहीं करता है, वो ऐसे फिनोमेना डिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन होते हैं। तो वहां पर जो है वो पार्टिकल की तरह यहाँ पर बिहेवियर करने लगता है लाइट, इसलिए उसको हम वे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ते हैं ये सब कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो ये जो इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन, ये जब इफेक्ट जो होते हैं इसको हम वे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मेनली जो हमारा आज का टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। भाई इसमें हम दो ही फिनोमिना पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन और यहाँ पर अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेकिन इसका अध्ययन करने से पहले दोस्तों आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए जो यहाँ पर हम इसको समझने के लिए यूज करते हैं। तो उसकी बात करेंगे सबसे पहले कि हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी को सीखेंगे, ठीक है। दोस्तों फर्स्ट टर्म हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्या है इसको समझते हैं। तो दोस्तों ऑब्जेक्ट जो है ना एक ऐसा सोर्स होता है जहां पर हमें लाइट रेज ओरिजिनेट होते हुए मिलती है, या तो फिर ये हो सकता है कि अगर एक्चुअली में लाइट रेज वहां पे ओरिजिनेट नहीं हो रही है तो हमें आभास होता है, मतलब अपीयर टू ओरिजिनेट की वहां से लाइट रेज ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है। तो इस आधार पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहां पर लाइट रेज एक्चुअली में डाइवर्ज होती है उस पॉइंट पर, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट, मतलब रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे उसको। एग्जाम्पल के लिए जैसे ग्लोविंग बल्ब, मतलब जो बल्ब होता है, जैसे हमने जो सूरज के किरण जिस प्रकार की होती है वैसा जो लाइट देने वाला जो बल्ब होते थे वो हमने देखे थे पहले। तो आप ध्यान से अगर वहां पर देखेंगे तो आपको वहां से जो रेज है ना, लाइट रेज, वो आपको इस प्रकार से डाइवर्ज होते हुए मिलती है, जिस प्रकार से सूर्य से भी यहाँ पर जो प्रकाश आता है वो भी इस प्रकार से डाइवर्ज होता है किरण के रूप में। तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जहां से एक्चुअली में जो है ना लाइट रेज डाइवर्ज होती है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो दोस्तों वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या होता है, लाइट रेज जो है ना हमें अपीयर टू कन्वर्ज, यानी कि हमें उस पॉइंट पर लाइट रेज अपीयर या फिर क्या बोल सकते हैं उसको कन्वर्ज होते हुए आभास होता है, ठीक है। तो उसे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या होता है, जैसे कोई एक इमेज बनी किसी एक मिरर में, ठीक है। जैसे एक इमेज बन गई जिसमें ये हमारा सर्कल बन गया। अब होता यह है कि हमने एक दूसरा यहाँ पर मिरर लाया, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनी है इस पहले वाले मिरर में, अब इस सेकेंड वाले मिरर में अगर इसको पास में लाएंगे हम, तो ये वर्चुअल जो इमेज है वो यहाँ पर इस सेकंड मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं कि यहाँ पर कोई एक्चुअली में क्या हो रहा है, लाइट रेज यहाँ पर अपीयर नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पर डाइवर्ज नहीं हो रही है, लेकिन हमें अपीयर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आभास हो रहा है कि यहाँ पर क्या है, इससे लाइट रेज निकल रही है, क्लियर है। लेकिन वो एक्चुअली में इसकी लाइट रेज नहीं रहती है, वो सिर्फ यहाँ पर वर्चुअल इमेज रहती है, ठीक है। उसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं यहाँ पर। चले आगे, इमेज क्या होती है पहली चीज देखते हैं इसमें आपकी इमेज क्या होती है। देखो इमेज जो होती है ना एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर लाइट रेज एक्चुअली में या तो मीट करेंगी, या तो वो ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर हमें आभास होता है कि वहां पर लाइट रेज अपीयर हो रही है, ठीक है, क्लियर है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद में वो ऐसा पॉइंट हमें मिलता है जहां पर एक्चुअली में लाइट रेज मिल सकती है, या तो ये हो सकता है कि वहां पर हमें आभास हो कि यहां पर लाइट रेज मिलेंगी, उस पॉइंट को हम बोलेंगे इमेज, क्लियर है। चले आगे, देखो टाइप्स ऑफ इमेज भी इस प्रकार से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज हो सकते हैं, जैसे हमने अभी ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा था, ठीक है। रियल इमेज भाई कि जहां पे एक्चुअली में कन्वर्स हो जाए लाइट रेज, ठीक है, उस पॉइंट को हम रियल इमेज बोल देंगे भाई। इस जो रियल इमेज होती है उसे हम प्रोजेक्ट पे भी, मतलब स्क्रीन पर भी हम उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये इन्वर्टेड होती है, मतलब ये सीधी नहीं बनती है, ठीक है। अगर मान लो कोई ए बी ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो यहाँ पर इमेज बनेगी वो बी
ठीक है, ए डैश बी डैश इस प्रकार से उल्टी इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो ये किस में बनती है, कॉन्केव मिरर्स में बनती है, कॉन्वेक्स लेंसेज में बनती है, अभी हम बनाएंगे भी आगे। ठीक है, वर्चुअल इमेज क्या होती है भाई, वर्चुअल इमेज जो होती है जहां पर हमें अपीयर टू डाइवर्ज लगती है, जो रेज होती है ना, ऐसा हमें आभास होता है कि वहां पर उस पॉइंट पर डाइवर्ज हो रही है लाइट रेज। तो ऐसे जो यहाँ पर जो वर्चुअल इमेज मिलती है इसे हम स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते भाई। ये जो इमेज बनती है इरेक्ट यानी कि सीधी बनती है ये। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं किस प्रकार से, मिरर्स के द्वारा, मतलब प्लेन मिरर्स में जो यहाँ पर इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनती है, कॉन्वेक्स मिरर से भी यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनती है, और कॉन्केव लेंसेज से भी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हम आगे चलते हैं कि जो इमेज होती है हमने अभी देखा कि भाई वो इरेक्ट भी हो सकती है और इन्वर्टेड भी। ठीक है, ठीक है, आगे चले टाइप्स ऑफ मिरर की बात करते हैं। देखो भाई टाइप्स ऑफ मिरर में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, देखो अकॉर्डिंग टू द पॉलिश्ड सरफेस के आधार पे हमको यहाँ पर देखने को मिलता है सबसे प्लेन मिरर भाई। प्लेन मिरर जिसमें क्या होता है, इसका फ्लैट सरफेस रहता है और वन साइड इसका पॉलिश्ड रहता है। इस प्रकार से देख सकते हैं, ये एक क्या है, प्लेन मिरर है। जो हमारे घर में होता है ना, वो भी क्या होता है, प्लेन मिरर ही होता है। जो दर्पण जो हम जिसमें आईना जिसे कहते हैं ना, वो भी क्या है, प्लेन मिरर ही है। इसका जो नेचर होता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है यानी सीधी इमेज बनती है इससे, लेकिन सेम साइज की भी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, लेटरली ये इन्वर्टेड बनाता है भाई। देखो जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास में ये ए है एक कोई ऑब्जेक्ट, और इस प्लेन मिरर के सामने मैंने लाया, तो जो इसकी इमेज बनेगी ना वो यहाँ पर सीधी ए तो बनेगी। ठीक है, लेकिन ये इरेक्ट तो बनी भाई, लेकिन होता क्या है, लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब ये है, अगर आपको समझ में आएगा कब ये, जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ये 2 बनाया है। ठीक है, तो ये 2 हमारे लिए क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब मैं इसकी इमेज बनाऊंगा तो वो कैसे बनेगी, क्या वो ऐसी बनेगी, नहीं ऐसी नहीं बनती है। ठीक है, ये सीधी मतलब इरेक्ट तो बनेंगे, लेकिन ये इस प्रकार से बनती है। ठीक है, इस प्रकार से 2 हमको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसका लेफ्ट राइट जो है, राइट लेफ्ट इस प्रकार से हो जाता है। क्लियर है? ठीक है, टॉप और बॉटम, जो टॉप और बॉटम है ना वो तो सेम रहते हैं। ठीक है, टॉप बॉटम सेम रहते हैं, लेकिन जो हमारा लेफ्ट राइट है, ठीक है, लेफ्ट राइट जो होता है यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ पर इस इमेज में राइट टू लेफ्ट बन जाता है। ठीक है, क्लियर है? आगे चले, इसके यूजेस की बात करें कौन कौन से, होम मिरर्स में यानी कि जो घर में आईना होता है, दर्पण होता है, वो क्या है, वो प्लेन मिरर ही है। जो ड्रेसिंग मिरर्स में यूज होते हैं यहाँ पर जो दर्पण, वो ठीक है, वो प्लेन मिरर होते हैं। पेरिस्कोप में यूज होते हैं प्लेन मिरर का। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट टाइप कौन सा है, स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से, देखो स्फेरिकल जो मिरर्स होते हैं ना, ये कर्व्ड सरफेस वाले होते हैं। कैसे भाई, देखो ये 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है कॉन्केव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर को हम और क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो लाइट रेज होती है वो यहाँ पर एक पॉइंट पर आकर इस प्रकार से मिल जाती है। ठीक है, एक्चुअली में मीट कर जाती है, यहाँ पर कन्वर्ज करती है। जबकि जो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, वो लाइट रेज को क्या कर सकता है, डाइवर्ज कर देता है। ठीक है, किस प्रकार से डाइवर्ज कर देते हैं हम आगे अभी देखने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार से ये होता है हम आगे देखेंगे। अभी देखो जो कॉन्केव मिरर है ना, देखो हमने अभी बात करी कि जो इसका सरफेस होता है कर्व होता है। कॉन्केव, केव क्या होती है, केव होती है गुफा, हमने को मालूम है। इसको याद रख लो कि इसमें जो इसका जो यहाँ पर परावर्तित सतह होता है ना, वो इस प्रकार से अंदर घुसा हुआ रहता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अंदर दबा हुआ रहता है यहाँ पर जो इसका परावर्तित सतह है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो लाइट रेज आई मान लो इस प्रकार से पैरेलल, तो अब ये क्या करेंगी, ये यहाँ पर इसको फोकस पर, जो इसका फोकस रहेगा ना इस कॉन्केव मिरर का, वहां से ये इस होकर गुजर जाएंगी। ठीक है, दूसरी एक इस साइड से मान लो कोई एक हमने लाइट रेज लाई। ठीक है, तो ये क्या करेंगी, अब यहाँ से परावर्तित होकर इस प्रकार से इसके फोकस से चली जाएंगी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पर क्या हो रही, कन्वर्ज हो रही ना, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर को देखो, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में मान लो यहां से हमारी कोई लाइट रेज आई, ये इस प्रकार से परावर्तित होकर चल जाती है। ठीक है, दूसरी हमने यहाँ पर एक लाइट रेज लेके आए मान लो, तो ये लाइट रेज क्या होती है, इस प्रकार से डाइवर्ज होके चल जाती है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। होता यह है कि जैसे इसका जो यहाँ पर फोकस होता है ना, इधर इस साइड में रहता है, इस वजह से यहाँ से हमें अपीयर होता है कि ये इस फोकस से इस प्रकार से होकर जा रही है। ठीक है, इस फोकस से निकल रही है, ऐसा लगता है। ठीक है, क्लियर है? इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो इसका जो परावर्तित सतह है, आप देख सकते हैं कि ये बाहर निकला हुआ रहता है, मतलब उठा हुआ रहता है, इसलिए इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, ठीक, चले आगे। हिंदी में बात करें, जो कॉन्केव है ना, इसको अवतल दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसको क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण इसलिए क्योंकि इसका जो परावर्तित सतह है ऐसा बाहर उठा हुआ है। ठीक है, और इसको अवतल दर्पण क्यों भाई,
इसको अवतल दर्पण इसलिए क्योंकि ये देखो इसका जो परावर्तित सतह है अंदर दबा हुआ है ना, इसलिए इसको अवतल बोलते हैं। ठीक, चले आगे। ठीक है, इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप। अब जो स्फेरिकल जो मिरर बने हैं हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये देखो अब ये किसी एक मान लो ये एक स्फेयर को काट के बनाया गया। ठीक है, हमारे पास में एक स्फेयर है। अब ये स्फेयर का एक क्या होगा, बीच में जो सेंटर है इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, इसको यहां से काट दिया इस स्फेयर को, और इसके अंदर वाली ये सतह को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो हमारे पास में ये कौन सा मिरर देखने को मिला, ये देखने को मिलेगा कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब ये जो P है ये क्या है, ये इसका पोल होता है इस किसका, इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक है, अब यहां से हमने इस साइड से मान लो इस स्फेयर को काटा। ठीक है, तो यहां पर इसका क्या किया, बाहर से साइड से हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। तो अंदर वाला जो है इसका ये एक परावर्तित सतह बन जाएगा। तो अब इसको, इस मिरर को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्लियर है, इतना कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया ये। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके, ठीक है, जो पोल तक की जो डिस्टेंस होती है ये कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां पर भी इसमें ये क्या आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर है, इतना कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एक स्फेयर से हमने यहां पर काट के उसके क्या बना लिए, दो मिरर बना लिए, एक कॉन्वेक्स दूसरा कॉनकेव। ठीक है, उसको पॉलिश के आधार पर उसके नामकरण हो गए यहाँ पर कि अंदर के साइड अगर पॉलिश किया है मैंने इसको यहाँ पर, तो इसका बाहर का जो उठा हुआ भाग ये परावर्तित सतह बन जाएगी। ठीक है, तो इसको इसके लिए हमने इसका नाम क्या कर दिया, कॉन्वेक्स मिरर। और जिसका बाहर के साइड जो इसको पॉलिश किया तो इसके अंदर वाली जो सतह है ये वाली, ये परावर्तित हो जाएगी। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। ठीक है, चले आगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज, एक चीज ये है कि जो स्ट्रेट लाइन ये पोल और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला के हुए यहाँ से पास जो हो रही है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, चले आगे देखो। अब आगे क्या है, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे पोल। अभी हमने बात किया कि भाई जो पोल होता है ना, ये मिडिल पॉइंट होता है किसी भी मिरर का। जैसे हमने ये एक मिरर बनाया, ठीक है, ये जो मिरर बनाया था यहाँ से काट के, इसका जो मिडिल पॉइंट है ये वाला, ये है पोल। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, ये इसमें हमारे पास में P है, ये क्या है, पोल है। ठीक है, मिडिल पॉइंट है इस मिरर का। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने देख लिया कि भाई जिस स्फेयर को काट के वो जो बनाया है ना, उस स्फेयर का जो सेंटर है वही यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस कॉन्वेक्स मिरर के भी लिए, और ये वाला हमारा कॉनकेव मिरर के लिए भी यही हमारा जो C है, इस स्फेयर का जो सेंटर है वही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फेयर विच द मिरर फॉर्म्स। ठीक है, जिस भी स्फेयर से हमको काट के हमने जो मिरर बनाया है ना, उसका जो सेंटर है वही होता है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दोस्तों यहाँ पर जो रेडियस होती है ना उस स्फेयर की, जिसके काट के हमने जो मिरर बनाए हैं, उसकी रेडियस ही क्या होती है, उसकी रेडियस ही यहाँ पर सेंटर, हमको यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें, रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी। प्रिंसिपल एक्सिस भी हमने देख लिया कि भाई वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जहाँ जो पास हो रही है कहाँ से, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, जो हमने यहाँ से पास करवाई थी ना, ये पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, चले आगे। आगे देखो, फोकस क्या होता है दोस्तों, फोकस जो है ना, जो रेडियस होता है, रेडियस, ये जो रेडियस है मान लो हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसकी। ठीक है, इसका यहाँ पर मान लो ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट है ये हमारे पास में फोकस। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर मान लो इस मिरर पर अगर कोई यहाँ पर इस प्रिंसिपल एक्सिस के मान लो पैरेलल एक रेज आ रही है, तो वो जिस पॉइंट से होकर जाएंगी उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फोकस बोला जाएगा। मान लो दूसरी यहाँ पर एक हमने लाइट रेज लाई, अब ये यहाँ पर परावर्तित होकर जिस पॉइंट से होकर जा रही है वो क्या है, फोकस है। ठीक है, वो पैरेलल लाइन आनी चाहिए किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, तो वो जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्या, फोकस। ठीक है, तो पॉइंट वेयर द पैरेलल रेज जब यहाँ पर आएंगी और वो कन्वर्ज या फिर अपीयर होंगी जिस पॉइंट से, उसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, फोकस बोलेंगे। चले आगे। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ दोस्तों ये एक ऐसी डिस्टेंस होती है जो डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस। ठीक है, पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है। ठीक है, पोल और फोकस। ठीक है, जैसा हमारा फोकस यहाँ पर मिड पॉइंट पर आया था। ठीक है, तो ये फोकस और पोल के बीच में ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। यानी कि ये रेडियस जो पूरी आर थी ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका आधा होता है। फोकल लेंथ कितनी होती है, r/2 होती है। ठीक है, किसी भी मिरर की क्या होती है यहाँ पर, फोकल लेंथ r/2, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। चले आगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब दोस्तों हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस प्रकार से, इसमें कौन कौन से लॉज फॉलो होते हैं। ठीक है, इसको समझेंगे।
तो दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन के लिए दोस्तों यहाँ पर दो लॉ फॉलो होने चाहिए। कौन कौन से दो लॉ भाई? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों सेम प्लेन में रहने चाहिए। भाई इंसिडेंट रे कौन सी? जो रे यहाँ पर, जैसे मान लो ये हमारे पास में क्या है, मिरर, एक कोई सरफेस है, मान लो परावर्तित सतह है। अब इस पर जो रे आके यहाँ पर मिल रही है इस सतह पर, उस रे को बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। ठीक है, तो दोस्तों होता यह है कि जिस पॉइंट पर ये मिलती है उसके परपेंडिकुलर लाइन ये नॉर्मल कहलाती है। ठीक है, और दोस्तों ये यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलने के बाद में जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, इस प्रकार से जो रिफ्लेक्ट होने के बाद में परावर्तित होकर जा रही है ना, इस रे को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब ये आप देखोगे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में एक ही साइड में है। ठीक है, सेम प्लेन में होना चाहिए, ये कह रहा है ये। ठीक है, फर्स्ट लॉ तो ये है रिफ्लेक्शन का। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इक्वल टू होना चाहिए किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो इंसिडेंट रे होती है और जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाता है? आई, यानी कि इंसिडेंस एंगल। और जो यहां पर परावर्तित सतह जो जा रही है और नॉर्मल है, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या है? रिफ्लेक्टेड एंगल आर है। तो इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल आर है ये दोनों बराबर रहने चाहिए। ये सेकंड लॉ कहता है रिफ्लेक्शन का। तो ये दोनों लॉ यहाँ पर फॉलो होते हैं रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, क्लियर है? चले आगे। अब देखो साइन कन्वेंशन देख ले, जैसे देखते हैं हम मिरर के लिए कि भाई किसमें यहाँ पर हमें कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव साइन किस प्रकार से लिया जाता है। जब हम यहाँ पर इसका मिरर फार्मूला पढ़ेंगे ना, उसमें किस प्रकार से लिए जाते हैं इसकी डिस्टेंस या फिर हाइट को। ठीक है, तो होता ये, जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई मिरर है, तो इसके जो राइट साइड है, ठीक है, इस राइट साइड की डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट साइड वाली जो होती है यहाँ पर, वो हमें नेगेटिव यहाँ पर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पोल से होकर जो पास हो रही है ना ये लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस, इसके ऊपर साइड में जो यहाँ पर हम हाइट लेंगे उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और इस प्रिंसिपल एक्सिस से यहाँ पे नीचे की तरफ जो हाइट लेंगे उसे नेगेटिव लेंगे। क्लियर है? इधर साइड भी अगर नीचे के साइड ले रहे हैं तो नेगेटिव, ऊपर के साइड में ले रहे हैं तो पॉजिटिव। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये होता है हमारा यहाँ पर साइन कन्वेंशन। ये आपको याद रखना है, अलग अलग मिरर्स में किस प्रकार से हमको यहाँ पर साइन लेने पड़ेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, आगे अब देखो यहाँ पर जो फोकल लेंथ है, हमने इसकी बात कर ली थी पहले कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं उसमें जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है। जैसे हमारे पास में ये क्या है, जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा इस स्फेयर के लिए, ये होगा। ठीक है, अब देखो अगर मान लो मैंने यहाँ पर इसको काट के इधर पॉलिश कर दिया बाहर वाला भाग, तो अब ये जो अंदर वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ पर इसका अवतल दर्पण बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या कॉनकेव मिरर बोल सकते हैं इसको। तो होता ये है कि जो पोल होता है इसका बीच वाला भाग, ठीक है, यहाँ से जो दर्पण होता है उसका, यानी कि मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है। और पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ये क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका जो मिड पॉइंट होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, इस वाले पॉइंट को बोला जाता है फोकस। तो फोकस और जो हमारे पास में पोल है इसके बीच की डिस्टेंस कहलाती है फोकल लेंथ। ठीक है, क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस क्या है? फोकल लेंथ। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, यानी कि r/2 होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। लेकिन अब यहाँ पर मेन चीज आती है कि जब हम इन मिरर्स के द्वारा, स्फेरिकल मिरर्स के द्वारा जब इमेज को ड्रा करेंगे तो उसके क्या रूल्स होते हैं। देखो पहला रूल्स देखो अब क्या कहता है। पहला रूल्स तो ये कह रहा है भाई कि जो रे है, अगर मान लो वो किसी सोर्स पॉइंट से निकल के आ रही है किस पे? मिरर पर, अगर वो पैरेलल आई किसके? इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, ये लाइन आ रही है, ये हमारे पास में ए बी कोई सोर्स है या फिर ऑब्जेक्ट है, यहां से ये रे निकल के आई, पैरेलल आई किसके? इस प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो परावर्तित होके किससे जाएंगी? फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर मान लो उस मिरर पर आई तो वो रिफ्लेक्टेड होके फोकस से होकर चली जाती है। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्लियर है। सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कोई रे पास हो रहे थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, अगर ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, तो जो लाइन इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके यहाँ पे आई किस पे? मिरर पे, तो वो उसी पाथ से जो है ना यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है, ठीक है, ये बोल रहा है कि रिट्रेसेस द पाथ, यानी कि वो जिस पाथ से होकर आई थी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास हो रही है तो वो रिटर्न उसी पाथ से वापस चल जाती है। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। सेकेंड लॉ क्लियर है कि भाई अगर पैरेलल लाइन अगर आई इस प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो फोकस से होके जाएंगे, रिफ्लेक्ट होके। अगर मान लो कोई लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर इस पे आ रही है किस पे? मिरर पे, तो वो उसी पाथ से रिवर्स रिट्रेट होके चली जाती है।
थर्ड लॉ देखो, अगर मान लो कोई रे पास हो रही है कहाँ से, फोकस से। अब देखो ये हमने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा ना उसी का ये रिवर्स है कि अगर कोई लाइन मान लो इंसिडेंस हो रही है किस पे, मिरर पे, इस फोकस से होके, ठीक है, फोकस से होके आई, तो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्ट होके चली जाएंगी इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा थर्ड लॉ हो गया। फोर्थ क्या बोल रहा है कि द रे इंसिडेंट हो रही है ना, वो जिस एंगल से पोल पर यहां पर आएंगी वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होके चली जाएंगी। जैसे ये वाली रे देखो आप, ये यहां पर किसी एंगल मान लो आई एंगल से आ रही है पोल पे, तो ये रिफ्लेक्ट होके आर यानी कि रिफ्लेक्टेड एंगल से चली जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ लॉ हो गया। तो जब हम इमेज को ड्रा करेंगे ना, तो कोई भी टू यहाँ पर रे को यहाँ पर मतलब कोई भी दो नियम इसमें से फॉलो करके इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने बात करी थी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट किस प्रकार से होके जाएंगी, फोकस से होके जाएंगी। अगर पैरेलल लाइन आई है तो, ठीक है, इस प्रकार से फोकस से होके गुजर जाएंगी। अगर मान लो भाई कोई लाइन हमारी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके इस किस पे, कॉन्वेक्स मिरर पर आ रही है, तो वो यहां पर क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर तो डाइवर्ज कर देता है यहां से। तो होता ये है कि ये हमें देखो कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो तो इस साइड में रहता है, तो वो हमें यहां से देखो, लेकिन रे तो भैया यहीं से होके परावर्तित हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई यहीं से इधर, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि भाई वो फोकस से होकर आ रही है, ऐसा हम क्या करते हैं, अपीयर करते हैं, यानी कि आभास करते हैं, ठीक है। जैसे ये लाइन आई, ठीक है, ये लाइन इंसिडेंट हुई किस पीस, कॉन्वेक्स मिरर पर, अब ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो भाई हम ये मानते हैं कि ये जो रिफ्लेक्ट जिस यहां से हो रही है, कहां से, फोकस से हो रही है, ऐसा हम आभास करते हैं, ठीक है, किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। लेकिन कॉन्केव मिरर में तो भाई एक्चुअली यहां पर ये जो लाइट रेज है यहां पर मीट करती है, देखो फोकस पर, जो पैरेलल जितनी भी पैरेलल जो रेज होती है वो इस रिफ्लेक्ट होकर कहां से, फोकस से होकर जाएंगी सभी की सभी, ठीक है। जितनी भी रेज है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आई तो वो सभी फोकस से होकर पास हो रही है, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली में मीट कर रही है यहाँ पर, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में अपीयर हो रहा है कि भाई वो फोकस से सभी लाइनें यहां से होकर जा रही है, ठीक है। क्लियर है, बस इतना सा डिफरेंस है इनमें यहाँ पर। चले आगे। अब देखो इमेज फॉर्मेशन को हम करते हैं कि किस प्रकार से हम कॉन्केव मिरर में इमेज को फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो कॉन्वेक्स जो कॉन्केव जो मिरर होता है ना, ये रियल और वर्चुअल दोनों तरीके की इमेज बना सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वो ऑब्जेक्ट्स की पोजीशन पे डिपेंड करेगा भाई। कैसे, पहली चीज तो हमने नियम तो अभी पढ़ लिए कि अगर कोई रे अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो वो फोकस से होकर जाएंगी, पहला लॉ पढ़ा था। दूसरा क्या पढ़ा हमने कि अगर कोई रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है मान लो मिरर पे, तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ से, सेम पाथ से लौट जाती है, ठीक है। थर्ड लॉ हमने क्या पढ़ा कि अगर मान लो कोई रे है, अगर वो फोकस से आई किस पे, मिरर पे, तो वो रिफ्लेक्ट होके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। फोर्थ लॉ हमने क्या पढ़ा कि अगर मान लो कोई रे है वो इस मिरर के पोल पर किसी भी एंगल से यहां पर क्या हो रही है, इस पे यहां पर आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके वो यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे रे, ठीक है। तो ये चार यहां पर नियम है इमेज फॉर्मेशन के, कोई भी आप दो का यूज करके यहां पर इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहां पर करते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन लेकर यहां पर इमेज का फॉर्मेशन करके देखते हैं किसमें, इस कॉन्केव मिरर में, ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहां पर इस कॉन्केव मिरर की सहायता से क्या करते हैं, यहां पर इमेज फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फर्स्ट केस हमारे पास में है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है। अब देखो यहां पर हमारे पास में ये रहा क्या, सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और एफ क्या है, फोकस है। तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस फोकस के बीच में, ठीक है, कहीं पर भी रख सकते हैं इनके बीच में। तो अब जो यहां से इस ऑब्जेक्ट ए बी से जो यहां से एक फर्स्ट रे निकल रही है, देखो ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस पे क्या हुई, इंसिडेंट हुई किस पे, मिरर पर। तो ये यहां पर रिफ्लेक्ट होकर फोकस से होकर जाएंगी, अभी हमने फर्स्ट लॉ ही पढ़ा था, ठीक है इसका, ठीक है। अब एक सेकेंड रे इससे निकल रही है, वो यहाँ पे फोकस से होकर यहाँ से इंसिडेंट हुई इस मिरर पर, और ये रिफ्लेक्ट होके क्या करेंगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होके निकल जाएंगी। तो जब दोस्तों यहाँ पर ये दोनों क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है दोनों रेज, वहां पर इसकी इमेज बनने वाली है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे के साइड में बन रही है ना इसकी इमेज, तो यहां पर ये जो इमेज बनेगी ए डेस बी डेस, यानी कि ये बी डेस ए डेस जो हमको देखने को मिली यहां पर इमेज, ये एक इन्वर्टेड इमेज है, और एक तो दोनों ही यहाँ पे रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है एक्चुअली में, तो इस वजह से ये एक रियल इमेज होंगी। तो दोस्तों यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा तो हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास में यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट अगर मैंने रख दिया है
एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अगर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया हमने क्या, ऑब्जेक्ट ए बी को, तो अब इसकी किस प्रकार से इमेज बनेगी देखो। अब देखो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है वो फोकस से होकर जाएंगी, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब एक दूसरी जो रे है वो इस फोकस से होकर इंसिडेंट हुई तो वो पैरेलल चल जाएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये कहाँ पर ये कट करेंगी, मतलब इंटरसेक्ट करेंगी, ये इंटरसेक्ट करने वाली है यहाँ पर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। यानी कि जो इसकी इमेज बनेगी अब वो यहाँ पर बी डैश ए डैश तो बनेगी, कहाँ बनेगी, लेकिन वो बनने वाली है कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, और सेम साइज की भी बनने वाली है, ठीक है, क्लियर है। और वो रहने वाली है एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। और यहां पर जो इमेज बन रही थी वो कहां बन रही थी, बियॉन्ड बन रही थी यहां पर इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ठीक है, इधर कहीं भी बन सकती है। आगे चलो, थर्ड हमारे पास में क्या केस है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया कहां पर, पोल एंड फोकस के बीच में, ठीक है। अब देखो पोल हमारा ये होता है यहाँ पर मिरर का मिड पॉइंट, और ये जो फोकस है इसके बीच में हमने कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ए बी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहां से देखो अब फर्स्ट जो रे यहाँ पे क्या हो रही है, जो हमने थर्ड लॉ पढ़ा था कि भाई कोई रे यहाँ पर आई एंगल के साथ में इंसिडेंट हुई तो रिफ्लेक्ट होकर वो आर एंगल यानी कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होगा उससे यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके निकल लेंगी ये रे, ठीक है। दूसरी जो रे है दोस्तों इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास हो रही है, ठीक है। तो दोस्तों हमको मालूम है कि जो रे भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो सेम रिफ्लेक्ट होकर सेम उसी पाथ से लौट जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर इसी पाथ से वापस लौट गई। तो दोस्तों ये रे मिलेंगी कहाँ, हम क्या करते हैं ऐसा आभास करते हैं, मतलब अपीयर करते हैं कि ये दोनों रे इधर कहीं पीछे इधर मिलने वाली है, ठीक है, हम ऐसा अपीयर करते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पर पीछे अपीयर कर रही है इधर मिरर में। तो दोस्तों यहाँ जो इसकी इमेज बनती है ना ए डैश बी डैश, ये एक इरेक्ट इमेज बनती है यानी सीधी बनती है। दूसरी चीज तो ये एक वर्चुअल इमेज है क्योंकि ये लाइट रेज है एक्चुअली में यहाँ पर मिट नहीं कर रही है, भाई हम अपीयर कर रहे हैं कि ये पीछे कहीं मिलेंगी, ठीक है। इसलिए जो इसकी इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, इसकी इमेज जो बनेगी कैसी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चलो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट हमने फोकस पे रख दे फिर कैसी इसकी इमेज बनेगी। देखो फोकस हमारे पास में ये रहा, फोकस पे हमने ए बी ऑब्जेक्ट को रख दिया, इससे एक रे निकल रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से होकर निकल गई, इसमें तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब कोई दूसरी रे है वो यहाँ पर आई एंगल के साथ में इंसिडेंट हुई, आर एंगल से चली गई, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके निकल गई। भाई जो भी रे पोल पर यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके निकल लेंगी। तो भाई ये मिलेंगी कहाँ, ये तो कहीं मिले नहीं रही है, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये रे कहीं इधर इन्फिनिटी पे जाके मिल रही होंगी, ऐसा अपीयर कर लेते हैं। तो ऐसे में जो इसकी इमेज बनने वाली है ऑब्जेक्ट एट अगर मान लो फोकस पे रखा है तो वो किस प्रकार की हमें इमेज देता है, वो रियल एंड इन्वर्टेड देगा, ठीक है, क्योंकि एक तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में कहीं मीट कर रहे हैं ना इन्फिनिटी पे, तो ऐसे में वो एक इन्वर्टेड इमेज देगा, रियल देगा कहीं, ठीक है, और हाईली इनलार्ज देगा, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अगला केस हमारे पास में ये है कि अगर ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रख दे फिर उसकी इमेज कैसे बनेगी। तो दोस्तों अगर मान लो ऑब्जेक्ट पे कोई जैसे इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट हमने ए बी रखा है तो इन्फिनिटी से जो उसकी रे निकल के आ रही होंगी उस ऑब्जेक्ट से वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आई तो वो फोकस से होकर पास हो जाएंगी, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जो हमने नियम पढ़े हुए हैं ना उसमें दो नियम कोई भी लगा लो। फिर देखो अगर मान लो कोई दूसरी रे उसी ऑब्जेक्ट से इन्फिनिटी से आई किसे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकस से होकर पास होगी भाई, ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ पे मिट कर रही है, ये फोकस पे मिट कर रही है दोनों रे, तो यहाँ पर इसकी इमेज बनने वाली है, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनेगी, एट फोकस पे ही बनेगी यहाँ पर इसकी, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है तो। और ये पॉइंट साइज इसका साइज क्या होता है, पॉइंट साइज होता है, ठीक है, क्लियर है। अब ये एक्चुअली में मीट कर रही है इसलिए ये रियल इमेज बनने वाली है, ठीक है। हमने इन्फिनिटी पे रखा है ना, ये देखो अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है तो वो कहाँ पे बनाएंगी, फोकस पे बनाएंगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज होंगी और वो पॉइंट साइज होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हमारे पास में छठा जो इसका लास्ट केस रहने वाला है कॉनकेव मिरर का, क्या रहने वाला है, देखो अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की इधर आगे में रख दिया मैंने, यहाँ पर कहीं भी रख दो, ए बी ऑब्जेक्ट को रख दिया। अब यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल ये जो लाइन यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है ये फोकस से होकर जाएंगी, ठीक है, ये नियम पढ़ा है हमने। और एक रेज देखो इस फोकस से पास हो रही है वो यहाँ पर इंसिडेंट होने यानी कि रिफ्लेक्टेड होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके ऐसे इस प्रकार से जाएंगी इसके पैरेलल, ठीक है। तो ये मिट कहाँ कर रही है, देखो ये दोनों रे यहाँ पर मिट कर रही है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो इमेज बनेगी बी डैश ए डैश, ये कैसी होंगी, ये एक इन्वर्टेड इमेज होंगी, ठीक है। और क्या होगा इसका,
रियल होंगी, क्योंकि दोनों ही रेज जो है वो एक्चुअली में मिट कर रही है। तो हमारा जो यहाँ पर कहाँ पे था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था ना। तो जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट होगा तो जो यहाँ पर इमेज बनेगी वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगी। नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। जो साइज होगा वो स्मॉलर साइज की बनेगी, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज आपको इन अलग अलग 6 केसेस में याद रखने हैं, ठीक है। तो ये टेबल में हमने जो अभी पढ़ा है वही चीज में यहाँ पर समराइज वे में दे दी है, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अब बना के देखो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को रखो कहीं पर भी उसकी पोजीशन, फिर आप क्या करो, उससे वहां पर कोई भी दो जो इमेज फॉर्मेशन के 2 नियम है, हमारे 4 नियम है, उनमें से कोई भी 2 लगा लो, ठीक है। तो रे जहां पर मीट कर रही है वहां पर क्या बनने वाला है, हमारी इमेज बनने वाली है, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, याद करना अगर होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, बनाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। चले आगे देखो, एप्लीकेशंस क्या होते हैं कॉन्केव मिरर्स के। तो इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, सेविंग मिरर्स के लिए, सेविंग मिरर्स में होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इनलार्ज वर्चुअल इमेज बनाता है। हेडलाइट्स में इनका यूज होता है क्योंकि ये फोकस पैरेलल रेज देते हैं, ठीक है। सोलर कंसेंट्रेटर्स में इसका यूज होता है, ठीक है, और डेंटिस्ट मिरर में होता है, ठीक है। तो ये कुछ इसके एप्लीकेशंस है। आगे दोस्तों हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। देखो फर्स्ट केस ये है, अगर मान लो ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रख दे, देखो हमको मालूम है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो परावर्तित सतह होता है ना, वो यहाँ पर उठा हुआ रहता है इस प्रकार से बाहर की साइड। तो अब अगर इन्फिनिटी पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसमें केवल 2 ही केस है, ठीक है। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो ये जैसे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर जो रे इंसिडेंट हुई वो यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होकर, क्योंकि इसका जो यहाँ पर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड में है, तो हमको यहाँ पर अपीयर मतलब आभास होता है कि यहाँ से इस फोकस से होकर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। दूसरी रे यहाँ पे इन्फिनिटी से आई और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकल गई, तो वो हमको ऐसा आभास होता है कि इस फोकस से होकर ये यहाँ से डाइवर्ज हुई है, ठीक है, फोकस से डाइवर्ज हुई है ऐसा लगता है। तो ये एक्चुअली में यहाँ पर मीट कहाँ कर रही है, वर्चुअली मीट कर रही है ये फोकस पे, ठीक है। लेकिन रियलिटी में मतलब एक्चुअली में तो कहीं पे मीट नहीं कर रही है, ये सिर्फ वर्चुअली मीट कर रही है। तो जो इसकी इमेज बनती है ना, अगर इन्फिनिटी पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो वो पॉइंट साइज यहाँ पर फोकस पे बनाएगा, ठीक है। पॉइंट साइज के इमेज बनाएगी वो भी फोकस पर, जो वर्चुअल इमेज होंगी, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जो सेकंड केस है उसमें क्या बोलता है कि अगर ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी और इस पोल के बीच में कहीं भी रख दो आप, ठीक है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो ए बी को, तो अब देखो इसकी इमेज कैसे बनेगी। जैसे यहाँ पर इस प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल लाइन आई है मेरी, ये यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होके इस प्रकार से निकल लेंगी। तो ये फोकस से होकर, क्योंकि जो देखो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइन जो आती है वो फोकस से होकर जाती है, या फिर हमें आभास होता है कि वो फोकस से यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी रे अब देखो यहाँ से क्या हो रही है कि यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ऐसा हमको आभास होता है। तो भाई जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है ऐसा आभास हो रहा है, तो ये सेम पाथ से होकर वापस हो जाएंगी, ठीक है। तो ये देखो एक्चुअली में तो ये कहीं पे मीट नहीं कर रही है, लेकिन हमको ऐसा आभास होता है कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मीट कर रही है, कहाँ पर, पोल और फोकस के बीच में। तो इसकी जो इमेज बनती है ना, यहाँ पर स्मॉल साइज की बनती है पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर इसकी इरेक्ट इमेज बनती है लेकिन वर्चुअल बनती है, ठीक है। चले आगे, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। देखो तो यही चीज़ यहाँ पर टेबल में हमने समराइज कर दिया है कि अगर इन्फिनिटी पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट था तो वो फोकस पर यहाँ पर पॉइंट साइज की इमेज बनाएगा जो वर्चुअल और इरेक्ट होंगी, ठीक है। अगर मान लो भाई पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो आप, तो वो उसकी जो इमेज बनने वाली है फोकस और पोल के बीच में बनेगी, जो वर्चुअल और इरेक्ट रहने वाली है, और वो थोड़े स्मॉल साइज की रहेंगी, यानी डिमिनिश साइज की रहेंगी, ठीक है। इसके जो एप्लीकेशंस होते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स की, वो कौन कौन से भाई, तो व्हीकल, ठीक है, जो वाहनों में जो मिरर्स लगे होते हैं ना, रियर व्यू मिरर्स, ठीक है, पीछे का जो साइड मिरर जो रहते हैं ना, उसको उसमें कौन सा यहाँ पर मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। सर्वेलेंस मिरर्स में, ठीक है, एटीएम सेफ्टी मिरर्स में, तो इनमें यहाँ पर इसका यूज देखने को मिलता है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में है मिरर फार्मूला, ठीक है। मिरर फार्मूला आपको ये याद करना है भाई, क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। ये क्या होता है, देखो f तो हमारा फोकल लेंथ है, f क्या है, फोकल लेंथ है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है, और v क्या होती है, इमेज की डिस्टेंस होती है। डिस्टेंस हम कहाँ से लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं हम इस पोल से, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास में इसमें कि जो साइन कन्वेंशन हमें लेना है, देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे हमने इसकी तो पहली बात कर ली थी कि भाई हम इधर देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है,
इसके नीचे साइड अगर हाइट देखेंगे तो नेगेटिव, ऊपर साइड लेंगे तो पॉजिटिव, इस साइड भी अगर ऊपर साइड में अगर हाइट लेंगे तो पॉजिटिव, नीचे में लेंगे तो नेगेटिव। दूसरी चीज क्या देखी थी हमने कि अगर इसके जो हमारा मिरर है उसके राइट हैंड साइड में हमें पॉजिटिव डिस्टेंस लेना है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव डिस्टेंस लेना है, ठीक है। उस हिसाब से आपको ये साइन कन्वेंशन याद रखना है, ठीक है। अलग अलग मिरर में अलग अलग यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन को देखना है, ठीक है। चले आगे देखो मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला रहता है। देखो मैग्निफिकेशन पहली चीज तो ये बताता है कि कोई जो इमेज बन रही है वो कितनी लार्ज है कितनी स्मॉल है, ठीक है। उसको हम कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है ना, m इजिकल टू होता है एच डेस अपॉन में एच। एच डेस क्या है भाई, हाइट ऑफ इमेज है, और h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसको देखो m इजिकल टू एच डेस अपॉन एच भी होता है, और m इजिकल टू होता है माइनस v अपॉन में u। हमने v और u को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि ये होती है डिस्टेंस, ठीक है। ये हाइट के लिए है, ये वाला फार्मूला हाइट के लिए है, ये वाली उनकी डिस्टेंस के लिए है। ऑब्जेक्ट और जो इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से और इमेज की डिस्टेंस पोल से, उसके रिस्पेक्ट में भी हम इसका मैग्निफिकेशन का फार्मूला बना सकते हैं और हाइट के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला याद रखने हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पर इसके कुछ रिजल्ट याद रखने हैं, जैसे कि मान लो मैग्निफिकेशन हमको 1 से ज़्यादा मिले, बड़ा मिले, तो यहाँ पर इमेज बनने वाली है इनलार्ज्ड। अगर मैग्निफिकेशन 1 हो जाए तो ऐसे में सेम साइज की इमेज बनेगी, ठीक है। अगर मान लो मैग्निफिकेशन हमारा लेस देन 1 है तो फिर वहां पर इमेज छोटी बनेगी, डिमिनिश साइज की बनेगी। और m ग्रेटर देन 0 है तो इमेज इरेक्ट बनेगी, वर्चुअल बनेगी। और m लेस देन 0 है तो ऐसे में इमेज इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी, ठीक है। ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं और फार्मूला, ठीक है। आगे चले हम अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसमें हम प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, ठीक है, उसको समझेंगे। तो दोस्तों जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन जो होता है ना, इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे पास में 2 मीडियम होते हैं, ठीक है। जब लाइट रेज मान लो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो रही होती है, तो ऐसे में वो जो रे होती है ना, वो बेंड हो जाती है नॉर्मल के अवे या फिर नॉर्मल के टूवर्ड्स, ठीक है। तो वही यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। वो किस प्रकार से होता है इसको देखते हैं हम, ठीक है। देखो होता यह है कि जब भी जो कोई रे है, मान लो लाइट रे, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में चेंज हो जाता है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट में चेंज होता है। उसकी वजह से अगर मान लो इसमें होता क्या है, जैसे मान लो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में अगर हमारी रे जाती है, तो ऐसे में जो उसकी स्पीड होती है ना, वो क्या हो जाती है, वो यहाँ पर डाउन हो जाती है। स्पीड हो जाएंगी डाउन, क्योंकि डेंस मीडियम है। अगर डेंस मीडियम से अगर वो रेयर मीडियम में अगर जाती है ना, तो स्पीड हो जाती है अप, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। अब आगे ये है कि जो रिफ्रैक्शन होता है यानी कि जो अपवर्तन होता है, इसमें स्नेल्स के 2 लॉ फॉलो होते हैं। जैसे फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों यहाँ पर जो है सरफेस के जो है ना सेम प्लेन में रहते हैं, ठीक है। तीनों सेम प्लेन में होना चाहिए, तो सेम है यहाँ पर। दूसरा सेकेंड लॉ ये बोल रहा है स्नेल्स लॉ, कि ये कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसका जो साइन है, ठीक है, साइन है ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसका रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। साइन आई अपॉन में साइन आर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। और ये जो कांस्टेंट होता है, जैसे मान लो ये म्यू है, ठीक है, तो इसे बोला जाता है, इस म्यू को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 2 मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, ठीक है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ1, वो होता है सेकंड मीडियम के लिए विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो μ1 जो होना चाहिए ये साइन आई अपॉन में साइन आर, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में क्या होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक। तो ये यहाँ पर क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। क्लियर है, आई हमको मालूम है एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। क्लियर है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास में एक सरफेस है और ये क्या है, इसमें रिफ्लेक्शन हो सकता है भाई, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, यानी कि अपवर्तन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो जैसे ये एक इंसिडेंट रे आई, अब मान लो ये एयर था और ये डेंस हमारा ग्लास है कोई, ठीक है, डेंस मीडियम है ग्लास, ठीक है। एयर से तो ग्लास जो है डेंस ही होगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पर डेंस मीडियम में आते ही क्या होता है कि ये बेंड हो जाती है, जो हमारी लाइट रे है वो बेंड हो जाती है किसके, टूवर्ड्स द इस नॉर्मल के, ठीक है। नॉर्मल हमको मालूम है क्या है कि जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर यहाँ पर जो हमारी इंसिडेंट रे मिलती है, उसके परपेंडिकुलर लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब आगे देखो, जो हमने अभी देखा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम में, ठीक है, म्यू इक्वल टू। और अगर मान लो ये म्यू हमारा ग्रेटर है, तो ऐसे में वो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर बेंड होने वाली है, कौन, लाइट रे, ठीक है।
और वैक्यूम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान होता है 1, ठीक है। इसे हम एन या फिर म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है, जो हमारे दो केसेस होते हैं भाई, डेंस मीडियम से अगर मान लो रेयर मीडियम में जा रही है लाइट रे, और डेंस मीडियम से रेयर में, रेयर से डेंस में जा रही है, फिर क्या होगा। देखो मेन चीज़ ये है, अगर एयर से, एयर यानी कि हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा ग्लास है जो डेंस है, तो अब ये देखो एक इंसिडेंट रे हमारी यहाँ पर इस सरफेस पे आई और ये हमारी रेयर से डेंस में प्रवेश करी, तो ये नॉर्मल के क्या हो जाएंगे, नॉर्मल के तरफ यहाँ पर ये बेंड हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि रेयर से डेंस में जा रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि ये जो हमारी जो इंसिडेंस रे है इस सरफेस पर या फिर इस पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल के अवे जाएंगे, क्योंकि ये डेंस से हमारी रेयर में जा रही है ना, डेंस से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये देखो ये नॉर्मल से दूर हट गई, ठीक है। तो ये दो केस चलते हैं। अगर मान लो ये देखो एयर से ग्लास में जा रही, मतलब रेयर से डेंस में जा रही, तो जो लाइट रे है वो बेंड हो जाएंगी नॉर्मल की तरफ, क्योंकि वहां पर स्पीड जो है लाइट की वो क्या हो गई, स्लो हो गई। अगर ग्लास से एयर में जा रही, मतलब डेंस से किस में जा रही, रेयर में जा रही, तो ऐसे में जो लाइट रे है वो बेंड हो जाएंगी किसके तरफ, अवे फ्रॉम द, मतलब दूर हो जाएंगी नॉर्मल से, ठीक है, क्योंकि वहां पे स्पीड बढ़ जाती है उसकी, किसकी, लाइट रे की, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इस डायग्राम से। आगे चले, अब देखो हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं लेंसेज में, ठीक है। देखो पहली चीज तो लेंस जो है ना वो ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस होते हैं, जो ग्लास या प्लास्टिक के बने हो सकते हैं। इसमें 2 कर्व सरफेस भी होते हैं मैक्सिमम, वैसे एक कर्व सरफेस भी हो सकता है, एक प्लेन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें होता है लाइट का रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, ठीक है। रिफ्रैक्शन के थ्रू इसमें बनती है इमेजेस। किस प्रकार से बनती है, देखो पहली चीज तो टाइप्स ऑफ लेंसेज 2 प्रकार के, जैसे हमने मिरर देखे थे ना, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, वैसे ही यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस भी होते हैं जिसको हम कन्वर्जिंग, यहाँ पर कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, ये होता है यहाँ पर जो कन्वर्ज करते हैं लाइट रेज को, ठीक है। और इसकी जो होती है यहाँ पर जो ये इमेज बनाता है रियल और वर्चुअल होती है, फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। कॉनकेव जो लेंस होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, ठीक है, क्योंकि ये रेज को डाइवर्ज करता है भाई। और ये जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस होती है। इसकी लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है, फोकल लेंथ। अब देखो यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल टर्म है, जैसे हम वहां पर देखो यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, वहां पर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ लेंस, लेंस का मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, वहां पे पोल भी बोल रहे थे। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे पास में, जो यहाँ पर इसके सेंटर ऑफ लेंसेस से जो लाइन पास हो रही है उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस क्या होती है, पॉइंट वेयर द, जो पैरेलल रेज जो इस पे यहाँ पर आ रही है, अगर वो कन्वर्ज डाइवर्ज हो रही है जिस पॉइंट पर, उसे हम बोलेंगे फोकस। फोकल लेंथ क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में क्या होती है, जो लेंथ होती है उसे फोकल लेंथ बोलेंगे हम। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है, वो यहाँ पर हमारी कितनी होती है, r, ठीक है। और r कितना होता है, F इजिकल टू r/2 होता है, ठीक है। यानी कि फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है आधा, ठीक है। अब चलो यहाँ पर जैसे देखो ये हमारे पास में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो यहाँ पर रे इंसिडेंट हो रही है वो फोकस से पास होके जाएंगी। ये तो हम पूरे जो हमने नियम्स वहाँ पर मिरर में पढ़े ना, एज इट इज सेम यहाँ पर फॉलो होते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर हम रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ रहे थे, यहाँ पर हमें रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपवर्तन के थ्रू इमेजेस बनती है, ठीक है, क्लियर है। तो अब से एज इट इज यहाँ पर भी वैसे ही यहाँ पर क्या बना सकते हैं, इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं लेंसेज के थ्रू भी, ठीक है। अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा है तो इसकी जो इमेज बनेगी फोकस पे बनने वाली है, क्योंकि हमको मालूम है भाई, जैसे मान लो ये हमारे पास में क्या है, एक लेंस है, और जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है ना वो फोकस से होके पास होंगी, ठीक है, इसके फोकस से होके पास होंगी ये, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली है। इस प्रकार से अब हर एक इस 6 कंडीशन होती है यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस में, तो इसके लिए अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख के इसकी इमेजेस बना सकते हैं, जैसे हमने मिरर में बनाई थी ना, एज इट इज यहाँ पर भी वैसे ही बनाना है, ठीक है, क्लियर है। तो इस टेबल को आप देख सकते हैं और अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखकर इसकी इमेजेस फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चले आगे, देखो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, जैसे वहां पर भी हमने 2 केस देखे थे, तो उसमें क्या हो रहा था, अगर इन्फिनिटी पे अगर हमने रखा है भाई ऑब्जेक्ट को, तो उसकी जो यहाँ पर इमेज बन रही थी किस पे, फोकस पे बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। ऐसे अगर मान लो हमने यहाँ पर किसी भी जगह पे रखा है, मान लो ऑप्टिकल सेंटर से लेके इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी रखा है ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस और हमारा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, ठीक है। और इसमें जो इमेज बनेगी उसका नेचर क्या रहेंगे, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश, ठीक है। तो जो हमने मिरर में जिस प्रकार से वहां पर
ऑब्जेक्ट को अलग अलग 6 जगह रखा था, 2 जगह रखा था, उस हिसाब से जो इमेजेस बनाई थी वैसे ही यहाँ पर लेंस में भी आप बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो रूल्स फॉर द ड्राइविंग रे इन लेंसेज में कौन कौन से नियम्स होते हैं। देखो यहाँ पर वही जो हमने पढ़ा था ना कि भाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कोई रे आ रही है तो वो फोकस से होके जाएंगे, सेम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर कोई रे पास हो रही है थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो यहाँ पर अनडिवाइडेड हो जाएंगी, ठीक है, अनडेविएटेड हो जाएंगी। ठीक है, और रे जो है मतलब ये है कि जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है ना वो यहाँ पे डेविएट नहीं होंगी, वो सीधी चल जाएंगी बिल्कुल। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ये हमारा है वो। अब यहां से कोई रे पास हो रही है तो वो यहां पर बेंड नहीं होगी, अनडेविएटेड का मतलब है कि वो सीधी चल जाएंगी। अब कोई रे पासिंग थ्रू द फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां पर इमर्ज होती हुई मिलेंगी। ठीक है, तो ये 3 नियम याद रखने हैं आपको लेंसेज में इमेज को फॉर्म करते हुए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे चलते हैं। लेंस का फार्मूला देखो, इस फार्मूले को याद रखना है। वहां पर हमने मिरर फार्मूला देखा था 1/f इजिकल टू क्या देखा था 1/v प्लस 1/u, यहां पर माइनस आ जाता है इसके लेंस फार्मूला में। ठीक है, 1/v माइनस 1/u। ठीक है, क्लियर है। साइन कन्वर्जन जैसे हमने मिरर में फॉलो किए थे वैसे यहाँ पर भी आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, क्या होता है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में नेगेटिव हम डिस्टेंस लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है एफ इज पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस में एफ इज नेगेटिव। ठीक है, और जो इमेज होती है डिस्टेंस v वो क्या होती है पॉजिटिव होंगी अगर इफ द इमेज राइट साइड में बने तो पॉजिटिव। जो हमने साइन कन्वेंशन वहां पढ़े थे ना मिरर के लिए एज इट इज आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। ठीक, मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला रहने वाला है यहाँ पर देखो, वहां पर -v/u आ रहा था, यहाँ पर माइनस नहीं आता है, यहाँ पर m = v/u आ जाता है। ठीक है, या फिर एच डेस अपॉन में एच, ये हाइट के रिस्पेक्ट में है और ये हमारे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, और ये मैग्निफिकेशन के जो रिजल्ट है, जैसे अगर मैग्निफिकेशन हमको 1 से ज्यादा मिलेंगे तो इमेज हमारी इनलार्ज बनेगी। ठीक है, तो ये तो हम ऑलरेडी मिरर के लिए देख चुके थे। ठीक है, एज इट इज सेम ही है। ठीक है, आगे चले। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं पावर लेंस का फार्मूला। ठीक है, पावर लेंस का फार्मूला क्या है भाई, देखो पावर लेंस का फार्मूला होता है हमारे पास में P = 1/f। ठीक है, क्लियर है। सेंटीमीटर में लेंगे तो 100/f लेना पड़ेगा। ठीक है, P क्या है पावर लेंस है जिसकी यूनिट होती है डायमीटर, जिसे हमने D से डिनोट किया है। ठीक है, तो एक डायमीटर जो होता है ना वो यहाँ पर पावर ऑफ अ लेंस विथ f इक्वल टू होता है कितना 1 मीटर के लिए। 1 मीटर की अगर मान लो फोकल लेंथ है हमारी तो उसकी 1 डायमीटर यहाँ पर पावर होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। साइन कन्वेंशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे चले। पावर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, मान लो हम हमारे पास में 1 2 3 बहुत सारे लेंसेज को हमने कंबाइन किया हुआ है तो उसकी यहाँ पर P टोटल कितनी मिलेगी, अलग अलग जो इंडिविजुअल हमारे लेंसेज है उसकी पावर को हम सम कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। आगे चले। एप्लीकेशन ऑफ लेंस पावर क्या होता है, तो दोस्तों ऑप्टोमेट्री में, ऑप्टिकल डिवाइसेस में, ठीक है, फिजिकल प्रॉब्लम्स में इसका यूज देखने को मिलता है। आगे चले। अब हम यहाँ पर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म देखने वाले हैं। क्या होता है देखो, प्रिज्म दोस्तों एक ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मीडियम होता है जो बाउंडेड बाय 2 प्लेन सरफेसेस से यहाँ पर बना होता है। ठीक है, इंक्लाइंड एट एन एंगल, यहाँ पर जो एंगल ऑफ द प्रिज्म इसे बोला जाता है। ठीक है, जिस एंगल पर ये इंक्लाइन होता है ना उसे एंगल प्रिज्म का एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो प्रिज्म बनते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के बनाए जाते हैं। ठीक है, जो ग्लास या प्लास्टिक के बने हो सकते हैं। ठीक है, तो जो रिफ्लेक्शन होता है ना प्रिज्म में वो किस प्रकार से होता है देखो, जैसे मान लो कोई लाइट रे इंटर करी प्रिज्म में तो वो होता यह है कि वो बेंड्स कर देंगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि भाई प्रिज्म का जो है यहाँ पर वो डेंस होगा। ठीक है, बाहर साइड में एयर होंगी तो एयर के मुकाबले में तो ये डेंस ही है, इसलिए वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। इनसाइड द प्रिज्म होता यह है कि वो ट्रेवल करेंगी इन ए स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, फिर क्या होगा एट द सेकंड सरफेस पे जैसे ही वो मिलेंगी यहाँ पर। ठीक है, देखो ये एयर से भाई इसमें इंटर करी प्रिज्म में तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, उसके बाद में वो आगे यहाँ पर सेकंड सरफेस पे यहाँ पे टकराएंगी। ठीक है, उसके बाद में होगा क्या, इमर्ज करेगी वो बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि वो अब डेंस से एयर में जा रही है ना तो वो इस नॉर्मल से दूर हट जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये यहाँ पर इसमें फिनोमिना चलता है प्रिज्म के अंदर में अपवर्तन का। ठीक है, अगर इसके एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें तो ये D = जो हमारा I + E - A, ये हमारा फार्मूला होता है एंगल ऑफ डेविएशन का, जिसमें आप D क्या होता है टोटल डेविएशन होता है, A हमारा क्या है एंगल ऑफ प्रिज्म का एंगल है, I क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और E क्या है एंगल ऑफ इमरजेंस है। ठीक है, क्लियर है। आगे हमारे पास में प्रिज्म रिलेशन है जो क्या बोल रहा है A = R1 + R2। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है सम ऑफ जो इंटरनल एंगल्स है ना रिफ्लेक्शन के वो यहाँ पर इक्वल टू किसके बराबर होते हैं, प्रिज्म के एंगल के बराबर होते हैं। ठीक है, जो टोटल इंटरनल एंगल्स है उनका सम किसके बराबर है, एंगल ऑफ प्रिज्म के। ठीक,
आगे जो हमको मिनिमम डेविएशन देखने को मिलता है डीएम, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर मिनिमम डेविएशन का क्या फॉर्मूला देखने को मिलता है, तो ये n इजिकल टू साइन a प्लस डीएम बाई टू अपॉन में साइन a बाई टू, ठीक है। इस फार्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये मिनिमम डेविएशन डीएम के लिए ये फार्मूला होता है, ठीक है, क्लियर है। तो दोस्तों ये जो n है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म मटेरियल के लिए, ठीक है। और ए तो हमको कैपिटल ए जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म है, डीएम क्या है, मिनिमम डेविएशन एंगल है, ठीक। इस फार्मूला को याद रखना है। आगे चले, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है दोस्तों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ऐसा होता है कि ये कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम में यहां पर मिलेगा, ठीक है, डेंसर मीडियम में जाएंगी लाइट रे, तो होता है वहां पर व्हेन इट स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ अ रेयरर मीडियम एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। देखो इसमें क्या होता है, जब भी कोई लाइट रे मान लो डेंसर मीडियम से यहां पर मतलब रेयर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो वहां पर ये होता है कि अगर हमारा जो यहां पर इंसिडेंस एंगल होता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाने का, ठीक है, तो वो एक क्रिटिकल एंगल होगा। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है दोस्तों, क्रिटिकल एंगल क्या होता है पहले इसको समझ लो। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल है जो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जहां पर डेंसर मीडियम के लिए ये होता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री, ठीक है। मतलब क्रिटिकल एंगल से मान लो कोई रे यहां पर क्या हुई, इंसिडेंस हुई, तो ये रे क्या होता है क्रिटिकल एंगल पर ये यहां पर 90 डिग्री पर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्रिटिकल एंगल ऐसा एंगल है, ऐसा मिनिमम एंगल होता है जिस पर ये क्या होती है, इंसिडेंट होती है अगर क्रिटिकल एंगल पे, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं वो 90 डिग्री से यहां पर रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक है। नॉर्मल के मुकाबले कितना एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री, ठीक है, नॉर्मल से। अब अगर हम इस क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा एंगल पर इस रे को हम क्या करने वाले हैं, इंसिडेंट करने वाले हैं, ठीक है। यहां पर इस क्रिटिकल एंगल से भी ग्रेटर एंगल पर हम क्या करेंगे, इसका इंसिडेंट करेंगे इस पे, इस पॉइंट पर। फिर क्या होता है यहां पर उसका हमको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है दोस्तों। क्रिटिकल एंगल से नीचे एंगल तक तो भाई वो रिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है, और क्रिटिकल एंगल पर वो 90 डिग्री पर क्या हो जा रही थी, 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो रही थी। लेकिन जैसे हमने इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा दिया, हमारी जो रे है वो टोटली यहां पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, टोटली हमें रिफ्लेक्टेड रे देखने को मिल जाती है। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। तो दोस्तों यहां पर हमें साइन सी इजिकल टू n2 बाई n1 यहां पर इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलता है, क्योंकि ये n1 जो है वो डेंसर मीडियम है, क्योंकि जो रे है हमारी डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है, ठीक है, तभी ये लॉ फॉलो होता है हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है। जब रे डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगी तब ये फॉलो होता है, ठीक है। और कब, एक तो जो क्रिटिकल एंगल है, जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है, एक चीज तो ये हुई। क्लियर है। अगर हमारा जैसे ये सी जो हमारा इंसिडेंस एंगल है वो इस क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो भाई वो रिफ्रैक्शन होगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही क्रिटिकल एंगल से हम क्रिटिकल एंगल के बराबर एंगल से हम इंसिडेंस करेंगे रे को, तो वो रिफ्रैक्टेड हो जाएंगे 90 डिग्री से, ठीक है। लेकिन इस क्रिटिकल एंगल से भी हमने एंगल को बढ़ा दिया हमारा इंसिडेंस एंगल को, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देता है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। इसके क्या क्या एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं, देखो ऑप्टिकल फाइबर्स में इसका यूज होता है, डायमंड्स में इसका यूज होता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। मिराज जो होता है इन डिजर्ट में उस वहां पर देखने को मिलता है, प्रिज्म पेरिस्कोप्स में ये देखने को मिलता है, रेनबोज में देखने को मिलता है हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसके बाद में इसके कुछ यहाँ पर नोट आपको याद रखने हैं, जैसे कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो ओनली तभी होगा जब रे हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो, ठीक। जो एंगल होना चाहिए इंसिडेंस का वो यहां पर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। और जो इसका यूज होता है टोटल इंटरनल जो रिफ्लेक्शन है उसका फाइबर ऑप्टिक्स में, प्रिज्म इंस्ट्रूमेंट्स में एंड ऑप्टिकल इल्यूजन्स में होता है, ठीक है, जैसे मिराजेस, ठीक है। अब दोस्तों हमारे पास में लास्ट टॉपिक आ जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें हम यहाँ पे लेंसेज, मिरर्स या फिर इन दोनों का यूज करके बनाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होता है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन इन दोनों प्रिंसिपल्स का यूज होता है। जैसे हमारे पास में एक माइक्रोस्कोप है, ठीक है, ये भी एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। इसमें इसको किस प्रकार से बनाया जाता है, इसमें हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। क्यों भाई, माइक्रोस्कोप जो है ना, छोटे जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको यहाँ पर उनकी इमेज, बड़ी इमेज करके इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक है। तो होता ये है, देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है ये, ठीक है,
अब इसका यूज हम क्या करते हैं, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उसको देखने के लिए करते हैं, उसकी इमेज को ये बड़ा कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है। तो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला होता है ना वो क्या होता है, 1+d/f होता है। क्लियर है। आगे देखो, आगे हमारे पास में क्या है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो कैसे बनता है। अभी तो हमने जो सिंपल माइक्रोस्कोप देखा था जिसमें हमने एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया था। आगे देखो, अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाना है तो उसमें हम क्या करते हैं, दो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंसेज ले लेंगे। ठीक है, एक छोटा यहाँ पर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, वो क्या करेगा यहाँ पर एक क्या करेंगे, छोटे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी एक यहाँ पर थोड़ी सी लार्ज इमेज बनाएगा, और जो लार्ज इमेज बनती है वो एक दूसरे जो हमारे पास में कॉन्वेक्स लेंस है उसके लिए वो ऑब्जेक्ट का काम करेंगी। फिर वो जो दूसरा वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है ना वो उसको और बड़ा कर देगा। ठीक है, यानी कि ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। ठीक है, इसका फार्मूला आप ये याद कर सकते हैं, L/f0 इंटू में 1+d/fe। ठीक है, क्लियर है। आगे चले, टेलीस्कोप को समझते हैं। देखो टेलीस्कोप जो होते हैं ना दोस्तों, ये दूर के जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे स्टार्स, प्लैनेट्स, ठीक है, इसको देखने के लिए बनाए जाते हैं, जिसको हम कैसे बनाते हैं, 2 कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करके बनाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमने ये 2 कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज किया है। अब जो दूर यहाँ पे जैसे आकाश में जो बहुत दूरी पर स्टार्स, प्लैनेट्स है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं, जिसका मैग्नीफाइंग का फार्मूला क्या होता है भाई, f0/fe होता है। ठीक है, f0 क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट की यहाँ से यहाँ पर दूरी है। ठीक है, और जो फोकल लेंथ यहाँ पर आईपीएस की है वो यहाँ पर fe है। ठीक है, तो इसका हम एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं, जो आकाशीय जो बहुत सारे स्टार्स, प्लैनेट्स है उनको देखने के लिए टेलीस्कोप का। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमने अभी देखा कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है वो कॉन्वेक्स, सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके बना लेते हैं हम, जो वर्चुअल और इनलार्ज इमेज देता है, जैसे रीडिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए हम बनाते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भाई ये बायोलॉजी में यूज होता है, जैसे बहुत सारे जो छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु होते हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर ये माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, टेलीस्कोप हमने बात कर ली कि भाई ये 2 कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज करके बनाते हैं, जो बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए करते हैं हम। एस्ट्रोनॉमी एंड सर्वेलेंस में इसका यूज होता है। ह्यूमन आई जो होती है, हमारी जो आंख होती है ना, वो भी एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही कार्य करती है। ठीक है, तो ये नेचुरल विजन में इसका यूज करते हैं हम आंख में। ठीक है, आंख का जो है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पर जो रे ऑप्टिक्स थे, जिसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे, फार्मूले थे, सब कुछ यहाँ पर देख लिए। ठीक है, आगे इसकी समरी है आपको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जिसमें हम नेक्स्ट क्लास में वे ऑप्टिक्स को कंप्लीट करेंगे।